गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। आज जो आप लोग का जो खास तौर पे चल रहा था सीरीज है, जो एमसीक्यू डेवलपमेंट सीरीज की बात करते हैं, हम लोग अप्रोच डेवलपमेंट की बात करते हैं कि खास तौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप देख रहे होंगे कि आगामी जो भी एग्जाम्स आ रहा है, उसमें ना केवल आप नॉलेज से सही करते हैं, बल्कि आपके पास अगर एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स लाने में सक्षम होते हैं। ठीक है? इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि मेरा जो ये सीरीज चल रहा है, 2 तरीके से चल रहा है। एक तो चल रहा है कि सब्जेक्ट वाइज़ चल रहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपके उस सब्जेक्ट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में किस तरीके से हम अपना अप्रोच डेवलप करें कि वहाँ पर आप देखेंगे कि खासकर पॉलिटी जैसे विषयों में, उसमें क्या हो रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन की बात आ रही है, तो वो जनरली क्या होता है, गलत होता है। तो यदि आपको पता ना हो, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब जाएँगे तो आपको इतनी प्रेशर रहता है कि उसमें सोचने में टाइम चला जाता है, ठीक है? तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपको इससे पहले मैंने 2023 करवा दिया है, 2022 करवा दिया है और आज 2021 चल रहा है। ये तो हुआ कि सब ईयर वाइज़ हुआ कि पेपर को हम ईयर वाइज़ में देखते हैं कि टोटल मेरे पास जो 100 क्वेश्चन्स हैं, 100 क्वेश्चन्स में कितने क्वेश्चन्स हैं ऐसे हैं, जो हम एमसीक्यू एप्टीट्यूड बेसिस पर, जो हमारे पास एक्सट्रीम वर्ड्स दिए हुए हैं, जो जहाँ पर विशेष खास नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उस तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कि जस्ट इसके बाद मेरा जो 7 साल का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखें कि कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज़। जब 2 तरीके से आप काम कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो नॉलेज तो काम करेगा ही करेगा एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंतर्गत। लेकिन आप देखेंगे कुल मिलाकर के कि 30 से 35 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, आपको जो खास तौर पे एक्सट्रीम वर्ड बेसिस जो होते हैं, जो एप्टीट्यूड स्किल जिसको बोलते हैं, उस बेसिस पर आप सही कर ले जाते हैं। चलिए इसी सिलसिला को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2021 का पेपर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? आप जानते हैं कि मेरा जो ये सीरीज़ चल रहा है, ये 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप का एक हिस्सा है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2024, इससे पहले 2023 का चला हुआ था, 2024, 2025 के लिए कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है। ठीक है? साथ ही हम लोग बेसिक तौर पे इसका एक मकसद ये भी रहता है कि हम वो चीज़ काम करें, जहाँ पर मेरा जो प्रीलिम्स में मार्क्स है खास तौर पे जीएस सब्जेक्ट में, हम सीसेट पर भी बात करेंगे इसके बाद। जीएस सब्जेक्ट में जो खासकर मेरा जो अपना अनुभव है कि कैसे कम मार्क्स आपके आ रहे हो, उसके बाद हम एक एक अच्छे मार्जिन किससे अगर पास करना चाहते हैं, तो कैसे हम पास करें, इस पर हम लोग बेसिस तौर पे टारगेट करते हैं। चलिए अपने सब्जेक्ट की ओर हम चलते हैं, कि देखते हैं कि क्या हम इसमें और किया जा सकता है और इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। ठीक है? अब मेरे पास आपके क्या आ गया कि यूपीएससी का जो पेपर्स है 2021 का, वो यूपीएससी के पेपर्स 2021 में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसमें और एमसीक्यू में क्या-क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप चलिए प्रश्न नंबर 1 पर चलिए। 1 पर चलिए और 1 पर देखिए कि 1 पर हम 1 नंबर क्वेश्चंस में क्या मेरे पास बनाने के लिए क्या तजुर्बा होना चाहिए, जहाँ से हम बहुत आसानी से कर ले जाएँगे, कोई मुझे बहुत ज़्यादा तनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब मेरे पास क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चंस को। कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जानकारी नहीं है इसका। दूसरा पढ़ के देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। सबसे पहली बात बता देते हैं कि पॉलिटी जैसे विषयों में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, और दूसरी बात इसमें एक बात और आता है कि आप देखिए भारतीय संविधान की बात हो रही है। आप भी ध्यान दिए होंगे कि खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आती है और आरबीआई बैंक की जो बात है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खास तौर पे इसके लिए जो है संविधान में कोई ऐसी बात वर्णित हो। ठीक है? क्या है? संविधान में कोई ऐसी बात वर्णित हो। आपको पता है कि आरबीआई एक क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। सबसे पहली बात आरबीआई के बारे में ये, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जब नहीं है तो संविधान में चर्चा कैसे होगा? और आपको ये भी पता है कि ये जो है आरबीआई का जो बेसिस है, ये हिल्टन यंग आयोग जो है, क्या है? हिल्टन यंग आयोग। हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रहे कि इसका क्या संबंध है। हिल्टन यंग आयोग इसको बोलते हैं। हिल्टन यंग आयोग जो 1 अप्रैल 1935 के बेसिस पर जो है, इसका पूरी करिकुलम चलता है। अब बात आता है कि एक तो गलती आपका 2 निकल गया। जब 2 गलती निकलने से देखिए कि क्या आप आंसर के पास पहुँच सकते हैं? ये देखिए 2 यहाँ पर भी है, यानी कि एक आंसर गलती हो गया। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी कि एट लास्ट आप आंसर पे, फाइनल आंसर पे चले गए।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप आंसर पे पहुँचने में सक्षम हैं। चलिए 1 नंबर हो गया। अब चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए। इसी तरीके से हाँ, एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं जिस किसी भी ऑप्शन को अगर मैं मान लिया जाए सर्कल में करूँ या रेक्टेंगल शेप में करूँ, उसको आप लोग क्या कीजिएगा अपने भी पेपर में रेक्टेंगल शेप में डाल दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको कि जब भी आप अपना पेपर देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह के शब्द जब भी एग्जाम में आए तो हमको अलर्ट होना चाहिए। क्या होना है? अलर्ट होना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में नियोजित नियमित अनियत मजदूर है। क्या है? अनियत, कैजुअल वर्कर की बात कर रहा है। जो कैजुअल वर्कर की बात कर रहा है, कैजुअल वर्कर। अब देखिए क्या लिखा है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं। अब सबसे पहली बात आता है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड है। अब पहली बात, अब देखेंगे कहेंगे कि सर कि यहाँ पर भी ऑल लगा हुआ है और यहाँ पर भी ऑल लगा हुआ है। तो सबसे पहली मैं बात बताता हूँ, इसका नियम है। जब एक ही वर्ड यानी केवल लगा हो या सभी लगा हो, जब दो एक में लगा हो तब तो वो गलती होगा। जब दो या दो से अधिक में, दो या दो से अधिक में अधिक में लगा हो, तो एक बात याद रखना है कि दोनों सही नहीं होगा, दोनों गलत नहीं होगा। यानी कि एक सही होगा और एक क्या होगा? गलत होगा। ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ देखिए कि क्या समझना क्या है। यहाँ कहता है कि सभी, मैंने क्या बोला यहाँ पर गौर किए आप लोग कि अगर मान लिया जाए केवल या सभी, दो या दो से अधिक अगर वाक्य में लगा हो तो दोनों गलत नहीं होगा और दोनों सही नहीं होगा। यानी कि जहाँ एक और दो जहाँ है उसको आप हटा सकते हैं फर्स्ट टाइम में। 1 2 यहाँ है, इसको हटा सकते हैं। 1 2 यहाँ है, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब बात आता है कि 1 2 वाला हटा सकते हैं, तो आंसर होगा क्या सर? अब हम देखते हैं क्या हो सकता है आंसर। अब यहां दिया हुआ है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि के सुरक्षा के हकदार होते हैं। नहीं, इसमें दिया है क्या, केवल अगर मान लिया जाए 15,000 से अधिक कमाने वाले को ही कर्मचारी को, कारखाने के कर्मचारी जो होते हैं उसी को इसके हकदार होते हैं, सभी नहीं होते हैं। यानी कि आपको मोर देन क्या होना चाहिए? 15,000 होना चाहिए। मोर देन 15,000 पर मंथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। एक गलत हो, एक गलत हुआ। जब एक गलत हुआ, दो ही बचा। 50, पहले तो आपको मैंने 50-50 लाना सिखा दिया। एक गलत हुआ, ऑलरेडी आंसर क्या हो गया? आंसर आपका आ गया। तो इसी की जैसे क्या करना है कि इस चीज को समझना है और ये ट्रिक्स को अप्लाई करते चलिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं दिखाऊंगा इसके बाद भी कि किस तरीके से मेरा काम हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए जहां पर ये चीज डायरेक्टली आपको मैच करेगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि आप जब देखेंगे तो एक जगह क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को। क्या देखना है? 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सभी क्वेश्चंस में तो मिलने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हैं जहां पर आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहां पर दिखाएंगे जहां पर आपको कुछ लगेगा कि यहां पर कुछ खास बात दी गई है। अब देखिए यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड। दूसरा है कि कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। अब देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि जहां पर कुछ लगा हो, सम की बात हो, क्या लगा हो? सम की बात हो, कुछ की बात हो, उसको क्या कर अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, आपको पता है कि कुछ जहां भी लगा रहता है वो क्या होता है? जनरली सही होता है। क्या होता है? जनरली सही होता है। इसको मैं मान लिया अभी सही। ठीक है, अपने आपके जो एलिमिनेशन टेक्निक है, जो स्मार्ट गेसिंग वर्क है, जो आपका एप्टीट्यूड स्किल है एमसीक्यू सॉल्व करने का, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या माना? इसके अकॉर्डिंग आपने माना कि दो अभी फिलहाल सही है। अब आप चलिए ऑप्शन में, जहां जहां दो है उसको क्या कीजिए? रखे रहिए। यानी ए ऑप्शन में दो है और यहां भी दो है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला? अभी मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, बस सिंपल लगा रहा हूं। जहां कुछ कुछ लगा हो उसको मैंने नोट डाउन किया। अब यहां पर हटा दिया, यानी कि मेरा 50-50 चला गया है। और आपको पता है कि 50-50 चले जाने के बाद आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 4 में से 1 2 3 में क्या होगा आंसर। सॉरी। ठीक है, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए मेरा। अब यहां पर दिया हुआ है क्या कि किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सम्मिलित किया जाता है। यानी कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए गौर से कि अगर आप देखेंगे खास तौर पे कि जो हमारा जो खास करके कैपिटल अकाउंट होता है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में
जो कैपिटल अकाउंट होता है, उस कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, अनिवासी, जो अनिवासी नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स आता है, वो कैपिटल अकाउंट का भाग है, ना कि करंट अकाउंट का भाग है। और खास तौर पे ये जब देखेंगे, ये कैपिटल अकाउंट का भाग है। किसका है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट का भाग है, कैपिटल अकाउंट का भाग है, ना कि करंट अकाउंट का भाग है। तो ये आपका नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा बात देखिए कि विदेशी लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड अगर मान लिया जाए, कोई विदेशी अगर अपनी कंपनी में, अगर इंडियन कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? एफडीआई के अंतर्गत रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। एक हो जाएगा, एक दो हुआ, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो रहा है आपका? वन हो जाएगा, यानी कंफर्म आंसर ए होगी। चलिए हम आगे चलते हैं इसी के जैसे। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चलिए। इसी के जैसे हम आपको एक रूट भी बताएँगे, जहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 12 नंबर जहाँ पर विशेष मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जहाँ पर दिमाग नहीं लगाना पड़े आपको शुरुआत में। क्योंकि जब दिमाग लगाना ही पड़ेगा तो फिर प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं रहेगा अभी। पहले तो हम लोग 2 तरीके से चलने का आपको मैंने वचन दिया था। इस तरीके से हम चलने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर मुझे जो मेरे पास ट्रिक्स टेक्निक बचे हुए हैं, उस पर हम कैसे काम करें। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन में क कुछ नहीं देखना है मुझे, सबसे पहले देखना है कि कितने ऑप्शंस दिए हैं मुझे। अब अगेन मैं एक बात और बताता हूँ आप सभी को, जब भी कोई आप एग्ज़ाम में हो ऑप्शन को या टेस्ट दे रहे हैं, उसको सॉल्व करें तो 2 चीज़ पर ध्यान रखें, 3 चीज़ पर, ठीक है? इन चीज़ों को अगर आपको दिमाग में रहेगा, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपको देखना है क्या, कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? दूसरा देखना है कि कितने ऑप्शन हैं, ठीक है? तीसरा देखना है कि कोई अगर एक्सट्रीम वर्ड है या नहीं, ठीक है? एक्सट्रीम वर्ड है या नहीं? 3 चीज़ पर टारगेट कीजिए। जैसे देखिए अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दिख रहा है, तो मैं इकोनॉमिक्स पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। दूसरा मैं क्या कर लिया कि कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अब आपको मैंने एक दिन ट्रिक्स बताया था, अब याद कीजिए उस ट्रिक्स को। मैंने क्या बोला था कि संभावना अधिक संभावना होता है कि आपका इसमें 5 में 3, 6 में 4 और 7 में 5 सही होने की संभावना होती है। आप देखेंगे, अगर मेरा जहाँ तक कि मेरा अपना 25 साल का जो अनुभव है, खासतौर पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करने का, उस रिसर्च ने मुझे इस इतना तो बता दिया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में 5 में 3, 6 में 4, 7 में 5 अगर ऑप्शन है, तो ये संभावना है। अगर फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ आपको कि ये चीज़ मैंने दिया, अब देखेंगे 2023 वाले पेपर में क्या हुआ था। जब 2023 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, 2023 के पेपर में क्या हुआ था कि जितने भी 4 ऑप्शन थे, 4 में 2 वाले ऑप्शन क्या हुए थे? सही थे ऑप्शन। जिन्होंने दो इससे पहले 4 में 2 वाले ट्रिक्स को अपनाया था, उसने 4 में 2 मार के चला और 10 में से 7 क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ गई उसकी। अब बताइए अगर मान लिया जाए 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया और 10 क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि अगर आपका 10 क्वेश्चन में आप सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए कि अगर मान लिया जाए 10 क्वेश्चन में आपको क्या हुआ कि अगर 10 क्वेश्चन मान ले 10 दूनी 20 मार्क्स हुआ, अगर 3 क्वेश्चन आपका मान लिया जाए गलती ही हो गया संयोगवश, तो क्या गया? 7 दूनी 14 मार्क्स तो आपको लेकर आया और 1 मार्क्स का अगर हटा भी दे फिर भी तो ठीक-ठाक आपने मार्क्स गेन कर लिया, 13 मार्क्स। तो समझना ये है कि ओवरऑल आपको मार्क्स अच्छा होना चाहिए, मार्क्स बढ़े हुए होने चाहिए। अगर 2 मार्क्स कम करके भी अगर 4 मार्क्स आ रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव कितना हुआ? 2 मार्क्स पॉजिटिव हुआ। अब वही 2 मार्क्स आपको इस बार आप देखे होंगे, अभी हाल ही में 2023 का पेपर का मार्क्स रिलीज़ किया गया है कमीशन के द्वारा। कई ऐसे छात्र को आपको देखने को मिलेगा जिनका सीसेट में, जो आप जानते हैं कि 66 मार्क्स, 33% मार्क्स चाहिए सीसेट क्वालीफाई करने के लिए। और मैंने कई ऐसे मार्क्सिट देखा खासकर प्रीलिम्स का, जो मेंस के लिए क्वालीफाई नहीं किए थे, जिनका मार्क्स था 65.83 मार्क्स। आप सोच के देखिए, 65.83 मार्क्स है। कितने मार्क्स से फेल किया वो? 0.17 मार्क्स से। यानी कि आपके जीवन में अगर 1.7 मार्क्स का भी कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यानी 0.17 मार्क्स का। यानी देखा जाए तो 30, यानी जो 30 जो हम लोग बोलते हैं, 0.30 वो भी नहीं, 0.20 भी नहीं। यानी कि 66 मार्क्स अगर वो स्टूडेंट लाता, तो मेंस लिख लेता। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी मार्क्स को बहुत बारीकी से समझने का। ठीक है? अगर आपके लिए 1 मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम चलते हैं इसी माध्यम से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपको इसका आंसर करवाते हैं। ठीक है? अब देखिए 5 में 3 हो गया, तो 5 में जब 3 हुआ, तो अब इस पर बेसिस पर आप सोच के देखिए कि क्या होना चाहिए मेरा। ये क्वेश्चन 5 में 4 है, ये इसको हटाइए आप, ये भी आप हटा सकते हैं।
यानी सी और डी को हटा सकते हैं आप। अब जब सी डी को हट जाएगा तो आपके पास 50-50 अब चले गए, 50-50 चले गए। और 50-50 जब भी जाएँ तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अटेम्प्ट लें, कोई भी ना कोई अटेम्प्ट लें आप। अब थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या होना चाहिए? अगर इसमें 5 में 3 अगर आप ए मारेंगे फिर भी ठीक आपके लिए है, बी मारेंगे तो भी यानी कहीं न कहीं आपकी संभावना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपको मार्क्स को बढ़ाने का। ठीक है? अब हम देखते हैं इसको क्या होना चाहिए फाइनल आंसर मेरा। अब यहाँ कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रा यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। क्या हो रही है? डिमांड पुल, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया और डिमांड बढ़ने के कारण अगर मार्केट में रेट बढ़ गया किसी वस्तु का, तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि मुद्रा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में या उससे वृद्धि में क्या हो सकता है? ठीक है? अब यहाँ पर देखनी देखने की कोशिश कीजिए कि क्या है। यहाँ पर है विस्तारवादी नीतियाँ, विस्तार कर अगर मान लीजिए विस्तारवादी नीति कर देंगे तो ऑलरेडी लोगों के पास क्या हो जाएगा? पैसा अधिक आ जाएगा। इससे भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, एक होगा। अब एक जब ही आपके पास लगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन तो समझ रहे होंगे कि अगर मान लिया जाए विस्तारवादी नीति, अगर आरबीआई ने विस्तारवादी नीति अपनाया तो हर व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा। पैसा बढ़ने से क्या हो जाएगा? आप अच्छे से अच्छे सामान खरीदना शुरू करेंगे। अगर मान लिया जाए कोई सामान मिल रहा हो, अगर उससे आपके पास पैसा है तो ज़्यादा पैसा पे करके भी आप लेना पसंद करेंगे। अगर एक ऑप्शन हो रहा है, इसी प्रकार से आपका आंसर आपका क्या हो गया? फाइनल आ गया 1 टू 4 यानी 1 टू 4 यानी राजकोषीय प्रोत्साहन भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको पैसे दे रही है, उससे भी आपके पास पैसे आ सकते हैं। 4 नंबर उच्च क्रय शक्ति यानी जो खासकर हायर परचेजिंग पावर की बात हो रही है, हायर परचेजिंग पावर वो भी आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाने में सहायक होता है। चलिए, यानी कि आपका जो मैंने रूल बताया 5 में 3, 6 में 4, 7 में 5 वो भी काम कर गया और थोड़ा-सा नॉलेज भी लगाए, फिर भी आपने आंसर कर दिया। अब चलते 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खुदरा निवेशक डीमेट अकाउंट्स यानी डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। फिर कहता है कि बातचीत से तय लेन-देन प्रणाली ऑर्डर मिलान अ, भारतीय रिज़र्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। मुझे नहीं मालूम, देखते हैं और क्या हो सकता है आगे। कुछ मुझे तो मैं तो सिर्फ़ एक खोज रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा वर्ड मिले, जिसके माध्यम से इसको मैं कट करना शुरू कर दूँ। फिर कहता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिज़र्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। अब देखिए 2 बात है। यहाँ पर तो 2 संस्था आया, एक संस्था ये हो गया और दूसरा यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड कोई वर्ड है, इसको क्या करती है भारतीय रिज़र्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों संयुक्त रूप से क्या है? संयुक्त रूप से। अगर आप यूपीएससी के नज़रिए से सोच के देखिए, जॉइंटली की बात करें, क्या बात कर रहा है? जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से जॉइंटली बात कर रहा है। जॉइंटली यानी कि अगर यूपीएससी चाहे तो यहाँ पर कोई और संस्था दे सकता है, यहाँ पर कोई और संस्था दे सकती है। यानी कि कोई संस्था इंटरचेंज करने की संभावना बना सकता है वो। और वैसे भी पता है कि जहाँ भी संस्था हो वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ कि 3 मेरा गलत है, तो 3 गलत है तो इसका मतलब हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए मेरे अनुसार। 3 गलत कीजिए आप, 50-50 फिर भी आप चले आए। क्या हो गया? 50-50 आ गए। यानी कि 50-50 में हर मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं आपको पहुँचा देने में सहायक हूँ। अभी भी देखिए एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सही हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब 2 पर दिमाग लगाना है कि क्या 2 सही है या गलत है। अब ऑप्शन को अकॉर्डिंग देखिए। अब एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर इतिहास विषय को छोड़ दिया जाए, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि लिस्ट जो ऑप्शन होते हैं, लिस्ट ऑप्शन जो होता है, वो संभावना ज्यादा है आंसर लेने का। लेकिन गौर कीजिए, पुनः मैं कह रहा हूं, अगर हिस्ट्री को छोड़ करके दूसरा विषय अगर है तो वहां पर मैक्सिमम के साथ आप लोग जरूर जाइएगा। अगर हिस्ट्री छोड़ करके, मैं क्या बोला, हिस्ट्री छोड़ करके अगर कोई अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, वहां पर अगर 1 2 एक आया 1 एक आया 1 2 तो आप बी के साथ जाना पसंद कीजिएगा और वही आपका आंसर होगा। पॉइंट टू बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 हो गया। मैंने हिस्ट्री के बारे में बता दिया और अदर सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि यहाँ पर मैक्सिमम के साथ जाना है आपको और यहाँ पर लिस्ट के साथ जाना है। आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वाटर क्रेडिट से क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में 3 चीज बातें आनी चाहिए। पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन और तीसरा उसमें जो कुछ एक्सट्रीम वर्ड है उसको गौर करना है आपको। अब गौर कीजिए, वाटर क्रेडिट आ गया।
वाटर क्रेडिट ध्यान में आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है? या इसको साइंस में भी कहीं जगह रख सकते हैं। अब वाटर क्रेडिट पर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। कहता कि यह जल और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधन माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। फिर कहता है यह एक वैश्विक पहल है। क्या है? एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। ग्लोबल पहल जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। अगेन दोस्तों, मैंने क्या बताया अभी? अभी मैंने क्या बताया आपको? संस्था देखते ही आपके दिमाग चौकन्ने हो जाने चाहिए कि कमीशन संस्था के साथ मैनिपुलेट करती है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ डब्ल्यूएचओ है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है। ये गलती की होगी, गलती की होगी। अगर मैं दो गलती करता हूं तो देखता हूं आंसर क्या हो रहा है। दो कैंसिल कीजिए आप। मैं जो बताया हूं ट्रिक्स, वही ट्रिक्स पर मैं रुका हुआ हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं 100% एप्लीकेबल होगा हर जगह, लेकिन जितना जगह भी एप्लीकेबल हो रहा है, अगर आपके मार्क्स 10 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। आप देखिए ना, अधिकांश लोग कितने मार्क्स से फेल करता है कट ऑफ के? 5 मार्क्स से पीछे या 5 मार्क्स आगे। मैक्सिमम के मार्क्स वही होते हैं। ऐसा बहुत कम ही मिलेंगे जिनके, अगर सच में अगर सीरियस कैंडिडेट्स है तो उनके मार्क्स, अगर कट ऑफ 75 आ रहा है तो उनका कट ऑफ मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स 125 होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होगा, होगा, उसकी संख्या बहुत कम होगी। या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जिसका 75 कट ऑफ है, अगर सीरियस स्टूडेंट है तो उसकी मार्क्स 25 होगा। 25 भी नहीं होगा। अगर 25 है तो वो सीरियस स्टूडेंट है ही नहीं फिर। तो बीच में रहने वाला मार्क्स यही होता है। तो 13 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कंफर्म फाइनल आंसर 13 है। देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक वर्ड को हटाने के मात्र से आपके पास क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ के चलते हैं सर। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या आप कर सकते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध करवाती है। मैं कहूंगा इसका जब भी प्रश्न बनाते हैं इस टाइप का, अगर मान लिया जब वर्ड वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप के ABCD क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कीवर्ड है इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। क्या करना है? ब्रेक कीजिए। ब्रेक दो भाग में ब्रेक कीजिए, और जो दो भाग, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो भी भाग आ रहा है आपके पास, उसको ABCD ऑप्शन जो है आपको मैच करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैच करने में कहीं ना कहीं आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि वही में से आंसर होगा। दूसरा, एक तो मैंने बोला कि मैच करो, मैच करो। दूसरा मैंने क्या बोला कि अगर दो लाइन यानी दो ऑप्शन सेम स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा हो, क्या मैंने बोला? सेम स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो उम्मीद कीजिए कि वही दो में से एक कोई आंसर होने वाला है। कंफर्म, मेरा एक्सपीरियंस किताब करके देखिए, आपको मिलेगा। चलिए अब मैं देखता हूं। पहले R2 का हम एक बार इंग्लिश इसको देखते हैं। साइंस का है तो इंग्लिश एक बार मुझे देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं बता रहा हूं इंग्लिश देखिए कभी कभार, क्योंकि आपके लिए बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए R2 क्या है। यहां आपने क्या देखा? R2 में देखिए कि R2 मतलब क्या क्या हो सकता है। ये आपको पता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, एक आ गया रिस्पॉन्सिबल। प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, आर्ड, ये दो आर आ गया। फिर इसमें चेक कीजिए, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, इसमें आर एक जगह है, रामसर कन्वेंशन, ये तो एक जानते हैं, रामसर कन्वेंशन 1971 का जो है ईरान के पास जो है उसका जगह है, तो वो एक R2, इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं आ रहा है। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन द डिग्रेडेड लैंड्स, इसमें भी कहीं नहीं आ रहा है। फिर कहता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक जगह रिसोर्सेज आया। अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, मैंने अभी क्या बोला था कि R2 का एक्सप्लेन कीजिए। R2 यानी दो आर की बात हो रही है, दो आर की बात हो रही है। अब एक आर मतलब रिस्पॉन्सिबल, एक आर मतलब रिसाइकलिंग, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ आपको जाना चाहिए, और फाइनल आंसर मैं बता दूं, यही आंसर है इसका। तो यही चीज आपको सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि क्या आप एग्जाम में, आप बताइए मुझे, आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, इतना चीज पढ़ के जाना संभव है? नहीं संभव है। तो आप क्या करेंगे? सर इसी तरीके से चलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसका, कोई विकल्प नहीं है। आपको सॉल्व करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा, तजुर्बा। अब वही तजुर्बा जानते, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हिंदी माध्यम में क्या है, इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट तो अपने स्तर से कर रहे हैं और उनको बताने वाले बहुत लोग हैं भी। हिंदी माध्यम की अगर आज रिजल्ट कम हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है, मेजर रीजन, उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। और आप बताइए, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो वो मेंस कहाँ से लिखेंगे, और मेंस नहीं होगा तो इंटरव्यू तक कहाँ से जाएंगे, और अंततः इंटरव्यू नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन की कोई आशा ही नहीं है।
इसीलिए दोस्तों सबसे पहला चीज़ काम क्या करना है आपको? प्रीलिम्स पर फोकस करनी है। चलिए, अब मैं चलता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन से बनाने से पहले मैं चाहूँगा 17 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? सही क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बनाएँगे तो 17 नंबर क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है। और वो आपके लिए बहुत सही इसीलिए है क्योंकि मैं इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन को बनाइए और आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ के देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जब पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ताम्र प्रगलन के बारे में बात हो रही है, संयंत्र के बारे में। पहला ऑप्शन क्या कहता है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या निर्मुक्त करता है। फिर पढ़ के देखिए कि कॉपर स्लैग जो पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन और लिंचिंग का कारण बन सकती है। कुछ लगा है, पॉइंट नोट कीजिए, कुछ लगा है। फिर कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आता है कुछ, जहां पर कुछ लगा हो वहां पर चलने की कोशिश कीजिए। मैं अगेन मैं कहता हूं कि आपको हिंदी माध्यम से अगर मेंस लिखना हो तो आपको प्रीलिम्स सीसेट प्लस जीएस बेहतर करके चलने पड़ेंगे। और बेहतर कैसे करेंगे? सिर्फ नॉलेज से नहीं, सिर्फ पढ़ करके नहीं कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं तो मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। मैं यहां पर बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैंने देखा है, प्रीलिम्स नहीं होता है सर। अगर प्रीलिम्स निकालना हो तो दोनों तरीके को फॉलो करना पड़ेगा आपको। नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक, जिसको मास्टरिंग बोलते हैं, गेस, जो एक बोलते हैं गेस वर्क बोलते हैं, वो दोनों चीज पे आप काम करेंगे तब जाकर के आपका प्रीलिम्स होने वाला है। एक अकेला ने चलेंगे नहीं होगा। इसीलिए आप सीसर पर भी, सीसर भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होते चला गया है। इसे दोनों चीज पर फोकस कीजिए आप। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब आप गौर कीजिए इसको, इस प्रश्न के ऊपर क्या हो रहा है। हम कुछ को यहाँ टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कुछ क्या होता है, सही होता है। जहां दो होगा वहां पर आंसर होने की संभावना सही है मेरा, यानी कि मेरा सी कट गया। यानी मैं चल, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो है। अब मैं आगे बढ़ के देखता हूँ क्या हो सकता है। अब बात आता है क्या कि अगर मान लिया जाए कॉपर स्लैग की बात हो रही है। ये कॉपर स्लैग में क्या हो रहा है कि ये पर्यावरण में, अब गौर करेंगे तो आपको चीजें को पता चल जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO2 का, सीओ का गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सीओ गैस जो है घातक अगर है तो आप बताइए कार्बन ये खास तौर पे कहाँ से निकलती है? सीओ गैस मोटर गाड़ी से। कहाँ से निकलती है? वो मोटर गाड़ी से सबसे ज्यादा अगर इसका निकलने की संभावना है तो मोटर गाड़ी से निकलती है। मोटर गाड़ी से, ठीक है, निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लेकिन कॉपर स्लैग से क्या निकलता है? CO2 गैस का प्रोड्यूस करता है। क्या होता है? अब कॉपर स्लैग का यूज आप जानते हैं, कॉपर स्लैग का यूज कई जगह क्या होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, सड़क बनाने में यूज होता है। तो यहाँ पर बात है कि सल्फर, वे सल्फर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ कैन लगा हो, क्या लगा है? कैन लगा हुआ है, मे लगा हुआ है। आपको मैंने इससे पहले बता दिया है, ये जनरली क्या होता है? सही होता है। ये नहीं, जनरली सही होता है और इसी कारण से 2 और 3 के साथ क्या हो गया? आपका बी आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे हम। आगे आप क्वेश्चन पे चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन। और ये भी बनाने की कोशिश कीजिए, आप खुद बनाइए पहले। आपको बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ ऐसा, जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए मैं कुछ नहीं, इस प्रश्न को देखते ही मेरे दिमाग में आ गया, यहाँ कुछ लगा हुआ है। यानी कि इसका मतलब जहाँ भी 2 ऑप्शन होगा, 2 नंबर, वो मेरा आंसर सही होगा। फिर भी सिर्फ मैं क्या करूँगा, इसको 3 नंबर को कट कर दूँगा। यानी कि अब मैं नज़दीक पहुँच चुका हूँ आंसर का। अब मैं और देखता हूँ क्या हो सकता है। फर्नेस ऑयल की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? भट्टी तेल की बात हो रही है, फर्नेस ऑयल की बात हो रही है। अब फर्नेस ऑयल साइंस का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है सर। इसमें हम देखते हैं क्या हो सकता है। कहता है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी यह तेल प्रसंस्करण और रिफाइनरी का क्या है? उत्पाद है। तो फर्नेस ऑयल, यहां भी ऑयल लगा है, तेल लगा है, और यहां भी क्या है? तेल लगा है, यानी कि दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एक जो ऑयल रिफाइनरी का, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल सही बात है। फर्नेस ऑयल क्या है? ऑयल रिफाइनरी का एक प्रोडक्ट है। सही है, एक दो होगा। अब कहते हैं, इसके उपयोग में पर्यावरण में गंधक का सल्फर, यानी कि सल्फर का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे इसका अगर प्रमाण देखना हो तो आप ताजमहल का जो खासतौर पे जो स्लाइड था, जो टाइल्स लगा हुआ है, उसके रंगों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरठ के पास क्या कई सारे इंडस्ट्रीज एरिया है मेरठ में। उसके कारण से वहां पर सल्फर के जो एक प्रोड्यूस होता है वहां से, उस सल्फर के कॉजिंग के कारण, के इमिशन के कारण क्या हो रहा है वहां पे कि ताजमहल के, मेरठ जो आगरा में ताजमहल है उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। यानी कि तीसरा भी क्या है? सही है। 1 2 3, यानी 1 2 3 के कारण क्या हो गया यहाँ पे? ये पॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैं ये भी बता चुका हूँ साइंस वाले क्वेश्चन में।
कि अगर मान लिया जाए इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और साइंस का क्वेश्चन हो, ईवीएस प्लस साइंस में क्या भी क्या पॉल्यूशन, क्या हो पॉल्यूशन क्वेश्चन हो, तो इसमें आप मान के चलिएगा कि ऑल सही होने की संभावना मैक्सिमम टाइप का है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो ऑल सही होने की संभावना ज्यादा, इसीलिए 1 2 3 की संभावना बढ़ गया। चलते हैं हम आगे सर, आगे चलिए। अब आगे बताते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलिए आप, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। अब अगर देखिए थोड़ा सा, अगर 24 से पहले भी अगर क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। 20 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रखा था, क्या 4 में 2 वाला। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि 4 ऑप्शन है, 4 में 2 होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, इसका मतलब गलती है भाई साहब, कहीं ना कहीं गलती है इस प्रश्न में। ठीक है, अब चल देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 में 4 तो नहीं होगा कहीं, ये 3 है, इसको हटाते हैं। अब इसको भी हटा, सिंगल नहीं होगा। अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा, यानी 50-50 आपको मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, पहुंचा दिया। अब 50-50 पहुंचा दिया, इसमें तो सहायक हो गया ना कि आप कोई भी आंसर को देख करके जा सकते हैं। अब क्या कीजिए, प्रश्न को पढ़िए आप। अब क्या कीजिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का, किन जीवों के मृदा विहीन, मृदा विहीन की बात हो रही है सर, किसका बात हो रही है, मृदा विहीन की बात हो रही है। अब जब मृदा विहीन की बात हो रही है, ठीक है, क्या बात हो रही है, मृदा विहीन की बात हो रही है। अच्छा, मृदा विहीन की बात हो रही है तो मृदा विहीन में कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, क्या मृदा विहीन की बात हो रही है। अच्छा, मृदा विहीन आपको ध्यान में आ जाए तो आप क्या कीजिए इसको, कि क्या क्या चीज हो सकता है मुझे। अब यहां पर गौर करने की बात है, क्या हो सकता है। आप जानते होंगे मॉस और लाइकेन की बात समझ रहे होंगे, मॉस और लाइकेन की बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, और जब मॉस और लाइकेन की बात करेंगे तो आपके पास बहुत सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या संभव है क्या नहीं संभव है। तो अब देखिए मॉस और लाइकेन क्या हो गया, चीजें क्लियर हो रही है। इसका मतलब संभावना क्या है, 2-3 की संभावना ज्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 2-3 की संभावना बढ़ रहा है, यानी आंसर फाइनल क्या हो गया आपका, फाइनल आंसर 2-3 हो जाएगा आपका। चलते हैं, इस कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से भी आप अपने आंसर के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। किसी भी तरीके से, मैं 24 नंबर क्वेश्चन बताया था ना आपको। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी तरीके से आपका क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कोई मतलब होना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, चलिए सर। 24 नंबर क्वेश्चन में आप बनाने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा की बात हो रही है। अब जब वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा की बात होगा तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन और फॉरेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावना बन रहा है। 2014 में जो बात हो रही है, 2014 की बात हो रही है ना, क्या बात हो रही है, 2014 की बात हो रही है। एक मिनट, 2014 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार क्या हुआ है, पहली बार जो है इसका समर्थन किया गया था। अब मुझे नहीं मालूम, देखते हैं मैं क्या हो सकता है। और फिर कहता है इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा पर उनका समर्थन किया गया है। आगे फिर पढ़ के देखिए। कुछ तो मिलेगा। सबसे पहला तो ट्रिक्स यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5 में 3 का। ठीक है, जो मैं आपको इससे पहले बता दी कि 5 ऑप्शन है तो 5 में 3 का जो है ऑप्शन मुझे दिख रहा है। फिर भी मैं कुछ और ढूंढ, चलिए आप ही के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रहता है कि 5 में 3 सर कहाँ करवा रहे हैं आप। 5 में 3 करवा दीजिए। चलिए मैं करवा देता हूँ 5 में 3। तो सी और डी को मैंने हटा दिया। अब आंसर चलते हैं, 50-50 आपको मैंने करवा दिया है। तो 50-50 करवाने का मतलब है कि या तो आंसर एक नहीं पढ़ना है, यानी एक सही है, एक नहीं पढ़ना है यानी एक सही है सर, एक को ऑलरेडी सही करके चलिए आप। फिर कहता है कि यहाँ देखिए तीसरा वन, या वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा, सबसे पहले लीगली बाइंडिंग की बात हो रही है सर। और पता है कि बहुत कम एक्ट है, बहुत ही कम एक्ट है जो लीगली बाइंडिंग है। तो वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की जब बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये गलत है। 3 गलत होगा, 3 गलत होने के बाद इसको कट कर दीजिए, आंसर फाइनल आ गया 1 to 4। यानी आप जब भी इसको नोट डाउन कर लीजिए 1 to 3, यानी 3 का जो है वैध रूप से लीगली बाइंडिंग जब बात आएगा तो लीगली बाइंडिंग गलत होता है। ठीक है, चलिए।
और इसका अगर एक चीज़ और देखना हो तो एक चीज़ और देख सकते हैं। यहाँ क्या 5वां नंबर पे क्या लिखिए, भारत के प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, यानी कि वन ऑफ द क्या है? वन ऑफ द यानी कि बताइए कि इतने बड़े, अगर कोई मान लिया जाए जो खासकर वर्तमान में भारत की जो अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ है ग्लोबल लेवल पे, क्या कोई ऐसा एक्ट होगा जिसमें भारत एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता के रूप में होगा? नहीं, एक संस्थापक सदस्य के रूप में भागीदारी रहता है इसका। ठीक है, तो इस बेसिस पर भैया क्या कर सकते हैं, आप गलत कर सकते हैं। तो आपको हम ये गलत कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक तो रूल मैंने बताया कि बाध्यकारी वाला, जो नंबर वन रूल हुआ, दूसरा रूल हुआ 5 में 3 वाला। तो दोनों चीज को अप्लाई करके आप आंसर को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए ये रूल आप एक बार और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को। पहला 25 नंबर क्वेश्चन में जो मैंने बताया था उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। 5 ऑप्शन यहाँ भी है, तो 5 में 3 मार के देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। धूम धड़ाक से मार गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 में 3, 5 में 3 अगर मारते हैं आप तो 5 में 3 क्या हो सकता है? संभावना है, देखिए संभावना हटाइए कि क्या हो सकता है। पहले तो ए हटा दीजिए क्योंकि 4 है, यहाँ 5 है, इसको हटा दीजिए, यानी कि आंसर बी और सी में से ही होगा कोई। आंसर बी और सी में से, यानी 50-50 आप चले गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलिए सर, तथा तंत्रिका उपहास, ये न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के लिए रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं? अब न्यूरो डिजेनरेटिव की बात आ रही है, क्या आ रही है? न्यूरो डिजेनरेटिव की बात आ रही है। तो न्यूरो डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जिसके माध्यम से मेरा दिमाग के तंत्रिका तंत्र को हरास कर सकता है। क्या, अब आप ही बताइए कॉमन रूप से क्या हो सकता है? अब यहाँ टेलीफोन लाइन को देखिए आप। टेलीफोन लाइन अगर मान लिया जाए, टेलीफोन लाइन को यूज करने से अगर मान मेरा दिमाग डिस्टर्ब कर दे, अगर मेरा नर्वस सिस्टम को डिजेनरेट कर दे, तो क्या आप यूज करेंगे? दिन रात मोबाइल को यूज करते हैं, टेलीफोन को यूज करते हैं, आप अभी क्लास ले रहे हैं तो मोबाइल से ले रहे हैं, नहीं होगा। यानी कि पहला 5वां ऑप्शन क्या है? गलत है। 5 को हटाइए आप, आंसर आ गया जो बचा हुआ है। अब ये 1 to 4 पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मोटर गाड़ी के ब्रेक से हो सकता है मे भी कुछ ऐसा निकलता हो, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, यहाँ लिखा भी है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स को लेकर के, जो खास तौर पे न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता हो। दूसरा कहता है कि मोटर गाड़ी के इंजन, हो सकता है मोटर गाड़ी में इंजन में कुछ ऐसा चीज हो। और चौथा कहता है क्या? बिजली संयंत्र, यानी जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट से निकलता हो। यानी तो एक चीज तो होगी आपका नॉलेज से थोड़ा सा टेलीफोन लाइन से हटाए तो एक 5 में 3, इससे भी आप निकाल सकते हैं आंसर। चलिए सर आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन ना। हम्म। अब 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप। पहली बात तो आपने क्या देखा? 28 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखा कि 1 2 3 4 5, ये 5 में 3 वाला फॉर्मूला लगा के देखना है। क्या करना है? 5 में 3 वाला फॉर्मूला लगा के देखना है कि क्या हो सकता है। दूसरा आपने क्या देखा कि किस क्वेश्चन, साइंस सब्जेक्ट क्या है? डेटी बोरस से क्वेश्चन है, यानी कि डेटी बोरस मतलब साइंस से क्वेश्चन है, और ईवीएस में भी इसका इंक्लूड करके आप देख सकते हैं इसको। तो जीव अपरदहारी जो है, अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो है मैं जो हटाना चाहूंगा, क्या हटाने की क्या चाहिए आपको? आप खुद कॉमन सोच के देखिएगा कि सबसे पहले तो 5 में 3 वाला लगाइए आप। ये 4 है तो इसको मैं हटा दिया, पहले इसको भी हटा दिया, 5 है। 50-50 आप क्या कहाँ चले गए? यानी ए और सी में से ही आंसर होगा, एक होगा, केचुआ होगा। 2 4 3 5, अब देखते हैं कोई हटा करके। हटा करके देखिए क्या हटाना है। सी हॉर्स, आपने सी हॉर्स का नाम सुना होगा। क्या है सी हॉर्स? एक प्रकार का क्या है? समुद्री मछली है। क्या है? एक प्रकार का मछली है। सी हॉर्स क्या है? एक प्रकार का मछली है। और मछली खासकर डेटी बोरस के रूप में काम नहीं आता है। ठीक है, 4 हटाइए आप। 4 यहाँ है, यानी गलती कर दीजिए। आप जनरली सोच के देखिए, सी हॉर्स का पिक्चर देखेंगे, उसका विकिपीडिया को चेक करेंगे, और डिटेल्स रूप से आपको जानकारी क्या होगा, मिल जाएगा। नहीं, मछली हटा दिए, 4 हटा देंगे। 4 हटाते ही आपके पास क्या आ रहा है आंसर? 1 3 5, यानी केचुआ, मिलीपीट, सहस्त्रपादी, और 5 में क्या है? कास्ट यूका, यानी वुटलाइस। बस हो गया आपका, यही चीज क्या हो गया आंसर? आगे आंसर यानी सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइनली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं आप। चलिए सर आगे चलते हैं।
आगे आप जो है कितने नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। अब 31 नंबर क्वेश्चन को आइए। 31 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन? 31 नंबर। और मैं कहता हूँ, अगेन मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसको एक बार में आपको काम नहीं आएगा वो। उसको बार-बार देखिए। आप अपने खास तौर पे इस तरीके से आप अपने पास ले लीजिए पेपर को, और पेपर को बार-बार देखने की कोशिश कीजिए। तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक लगेगा कि अंधेरे में तीर चल रही है, पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि समझना बहुत ज़रूरी है। जब समझेंगे नहीं तो कहाँ से पता चल पाएगा? लगेगा कि मैं तो बस जनरली मैं काम कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है? तो वो समझना बहुत ज़रूरी आपके लिए है। जब समझेंगे नहीं तो काम ना के बराबर काम करेगा। ठीक है? चलिए। तो समझना मैं मानता हूँ कि कुछ भी चीज़ करने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ क्या है कि चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग से, क्या है? बारीकी ढंग से आपको समझना पड़ेगा, और तब जाकर के आप अपने सही जगह पे क्या होता है, आप सही जगह पे पहुँच पाते हैं। नहीं तो अन्यथा तो लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चल पाएगा आपको। ठीक है? पता ही नहीं चल पाएगा आपको। तो इसीलिए प्रश्न को, कोई भी चीज़ को प्रश्न जब करते हैं ना, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी हो पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे आप बनाने चले। 31 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, मुरैना के समीप की बात हो रही है ना, कि मुरैना, यानी मुरैना आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक खासकर डिस्ट्रिक्ट मुरैना, भिंड मुरैना वहाँ पर है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर की बारे में बात हो रही है। तो 64 योगिनी मंदिर जो है, इस संदर्भ में बात करना है कि यह क्या-क्या क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि क्या संभव है मेरे पास। ठीक है? चलते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं इतिहास में भी। मैंने अगेन कहा, इतिहास में अगर लिस्ट, अगर कोई ऑप्शन है, तो उसके साथ जाना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर भी कोई नहीं, हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और आपको इसी से चल जाएगा पता कि क्या होना चाहिए मेरा। मुरैना, यह कहता है कि यकच्छपाद, अब देखते हैं ये क्या है, मुझे नहीं मालूम। कहता है कि यहाँ पहले कहता है कि शासनकाल में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार है, एकमात्र, एक सिंगल की बात हो रही पूरे भारत में। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पूरे भारत में ये मुरैना वाला मंदिर ही है जो सिंगल वृत्ताकार मंदिर है? क्या और नहीं हो सकता मंदिर इतने भारत में, जहाँ पर मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा दिन रात की जाती है? क्या एक ही सिंगल होना हो सकता है? और चलते हैं आगे से, अभी और चलना है आपको। ठीक है? अब एक चीज़ चलना है, ये भारत में निर्मित एकमात्र, अच्छा एक वृत्ताकार है, एकमात्र यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, एकमात्र यहाँ लिखा है, ओनली, इसका क्या है, ओनली, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो एकमात्र वृत्ताकार, यही मैं गलती करना चाह रहा था कि दो, दो को देखिए, और दो को आपको लगने से ही लग जाएगा कि दो को आप हटा करके कोशिश की, दो हटाइए आप। आंसर देखिए फाइनली आ गया आपको, 1 एंड 4, क्या आ गया? 1 एंड 4। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर दो हटाते हैं, इससे ही आपको पता चल गया कि 1 और 4 होने वाला है। ठीक है? अब बाकी, अब समझने के तौर पे है, यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा वैष्णव नहीं, वैष्णव की जगह शैव होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा। तो कहने का मतलब नॉलेज से तो हम अभी चल नहीं रहे हैं, अभी ये मात्र डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुझे एकमात्र, इसको मैंने क्या किया, नोट डाउन किया और आगे बढ़ गया मैं। चलिए साहब, अब हम आगे चलते हैं। अब चल 34 नंबर क्वेश्चन, जो आपको 34 नंबर क्वेश्चन पर जाके देखते हैं। अब हम देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पर मैंने आपको क्या कहा था। आपको मैं बार-बार बता दिया हूँ, 5 में 3, 6 में 4, 7 में 6। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 6 है। 6 में 4 वाला ऑप्शन को ढूँढिए। 4 वाले ऑप्शन को ढूँढिए, और ढूँढ करके बनाने की, यहाँ 3 है, कट कर दीजिए। भाई साहब, बिना पढ़े भी आप जा सकते हैं। बट मैं कहूँगा ये तरीका तब अपनाना है जब आपके पास कोई चारा ना हो। जब कोई चारा काम ना करे तब अपनाइए। पहले नहीं अपनाना है। बट जब आपको लगे कि अब मेरे पास कुछ हाथ में नहीं है, तब इसके साथ आप जाइए और आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है? अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्वेश्चन था। कहता है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में जो है निम्नलिखित में किन राज्यों का शासक था? तो अब बात आ रही, कहाँ पर बात कर रहा है? उत्तर भारत में। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर मान लिया जाए मेरा ये प्यारा भारत है, ठीक है? तो उत्तर भारत में मतलब कि इधर की बात हो रही है, यहाँ से अगर मैं बात कर दूँ तो? सतपुरा से क्या है? सतपुरा से इधर। अब देखिए, यह सतपुरा का ही है, नर्मदा नदी के उत्तर का ही है। यानी उत्तर वंश, उत्तर राज्य इसी को कहा जाता था। अब हम देखिए, एक देखिए देवगिरी का यादव, अगर आपको थोड़ा-सा भी याद हो, देवगिरी का यादव ये कहाँ है? ये देवगिरी का आंध्र प्रदेश के आस-पास है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के आस-पास है। तो
आंध्र प्रदेश 5 तो नहीं होगा भाई साहब, जहां भी ऑप्शन में 5 है उसको कट करने की आप ताकत रख सकते हैं, अगर थोड़ा भी इतिहास के विषय पर नॉलेज आपकी है तो। 5 कैंसिल कीजिए, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो मैं 50-50 आपको पहुंचा सकता था नॉलेज से, ठीक है। और ट्रिक से आपको 100% आंसर करवा दिया। दूसरी बात, अब समझना पड़ेगा आपको कि क्या उसके बाद बल्लभी, बल्लभी कहाँ पे है? ये बल्लभी, ये गुजरात वाला पार्ट, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उस समय भी आपको पता है उत्तर भारत के ही क्षेत्र में इसको चीजों को लिया था, क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा का जो है खंभात की खाड़ी में इसका क्या है? मुहाना है। आपको पता है ना ज्योग्राफी में कि खास तौर पे किसका, वो नर्मदा नदी का जो है मुहाना मौत कहाँ पे है सो? नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए और आप अपने आप में चेक कीजिए कि कहाँ पे इसका है सो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, तो 1 2 1 3 4 6 के साथ आंसर आप जा सकते थे। हम आगे चलते हैं। पहला तो मैंने बता दिया 6 में 4 वाला, और थोड़ा सा नॉलेज मैंने अप्लाई करवा दिया आपको। चलिए सर 14 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन निकालिए आप। फोर्टी नंबर क्वेश्चन निकालिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इतिहास का ये भी क्वेश्चन है कि भारत प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात हो रही है कि निम्न में कौन सा सही है। अब यहाँ पर बात है मिताक्षरा, और मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि विधि थी, और दाई भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मुझे नहीं मालूम कि रियलिटी क्या है, देखता हूँ क्या हो सकता है इसका। क्या कुछ ट्रिक्स मेरे पास इसमें दिख रहा है क्या? फिर से पढ़िए दूसरा। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दाई भाग व्यवस्था में दाई भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और आ रही है कि एक तो देखिए यहाँ पर जबकि लगा है, मैंने इससे पहले बताया था जबकि जब लगा हो तो अलर्ट होना है कि वो गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि कंजक्शन एक प्रकार का है। वेराज अब हम आगे और चलते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के लिए, केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। देखिए बात है, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि आपको 200 में 200 करने नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे खासतौर पे जो बहुत टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन इतिहास का वन ऑफ द टफ टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। इतनी जानकारी होती नहीं है जनरली, अब फिर भी अगर आप एकदम से जिद पे आ जाएं कि सर मुझे बनाना ही है, तो आप तीसरा को गलती करके चलिए, क्योंकि केवल गलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर तीसरा को गलती करते हैं तो आप देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, तो 50-50 आप जाते हैं। 50-50 मैंने बता दिया है कि इतिहास में लिस्ट के साथ जाना, किसके साथ जाना? लिस्ट ऑप्शन के साथ जाना। और लिस्ट ऑप्शन कौन सा इसमें है? 2, तो आप इसके साथ जाइए, ठीक है। आपका आंसर, फाइनल आंसर यही है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर आपको कुछ लग रहा है बनने वाला, बनाइए। अगर इतिहास में मैंने 2 चीज बताया है लिस्ट के साथ, तो लिस्ट के साथ जाइए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए पढ़िए क्या है कि 42 कहता है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला, कितना है? सभी, ऑल, सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की रिकमेंडेशन दे दिया गया था। बताइए, आप बताइए, सोचिए कि क्या माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, जिस समय ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, क्या उस समय हमारे भारत में महिलाओं को क्या पूर्ण जो है खास करके मताधिकार की व्यवस्था कर दिया गया था? नहीं, ठीक है। उस समय कहाँ कर पाएगा साहब, आप चीजों को समझिए, कहाँ कर पाएगा? संजोग देखिए तो सच पूछा जाए तो बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक पहले गलत कर दीजिए, ठीक है। और एक बात मैं और अगेन बताऊंगा कि कभी भी 1 2 ऑप्शन आए ना, तो डी मारने से पहले कई बार सोचना। मैं अगेन कहता हूं, ना तो एक ना तो दो मारने में कई बार सोचना, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो कि आंसर डी जाने लायक है। अगर एक गलती पता चल गया तो आप बी के साथ जा सकते हो, आंसर, फाइनल आंसर यही है, ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही बात है। 1930, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, क्योंकि वहीं से हमारा भारत का संविधान जो लिया गया है, 2/3 तो वहीं से लिया गया है, इसीलिए उसमें दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं सर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर,
कहने का मतलब कि चीज़ों को किसी भी तरीके से क्या करना है हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना है। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतीय इतिहास के बारे में बात हो रही है, कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। मुझे नहीं आइडिया है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ या नहीं। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य में से मैसूर राज्य का उदय हुआ। विजय बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। और विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो आप अगर भारत की अगर नक्शा बेसिस पर देखिए बात, तो आप अगर ये देखें तो आपको चीज़ों को क्लियर पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ था। यहाँ जो देखेंगे पूरे कंप्लीट साउथ का जो पार्ट है, वो विजयनगर साम्राज्य का हो गया। किसका हो गया? विजयनगर साम्राज्य हो गया। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, अब विजयनगर साम्राज्य के बाद की अगर बात करेंगे, यहाँ का जो खास करके दक्कन के प्लेट्यू का पार्ट है, ये बहमनी हो गया। क्या हो गया? बहमन हो गया। महाराष्ट्र कुछ पार्ट गुजरात है, ये बहमनी हो गया। तो अब देखिए कर्नाटक कहाँ पर पड़ने वाला है? गुजरात। तो सॉरी, कर्नाटक कहाँ है? इस विजयनगर में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज का क्या है? उदय हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। दो यानी सही होगा। अब दो सही है। रुहेलखंड जो है, आप जानते हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। एक बात मैं बताऊं, सच बताऊं दोस्तों, एक बात मुझे जो बहुत मुझे लगा जरूरी है आपको बताना चाहिए। एक बात बहुत सही बात है। अगर सोच के देखिए कि अगर आपकी समझ बूझ, अगर मान लिया जाए थोड़ा सा भी ज्योग्राफी के प्रति आपका इंटरेस्ट अगर है, तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं, अगर ज्योग्राफी आपकी अगर अच्छी है, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप ज्योग्राफी से के माध्यम से अगर इतिहास के भी क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ईवीएस के भी सही कर लेंगे, उसके बाद अगर आप पॉलिटी के भी कर कुछ जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन है, कुछ जगह आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो मिजोरम का या सिक्किम का या गोवा का कब क्या दिया गया था, कब कैसे दिया गया था, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या शेड्यूल 6 के बारे में पूछ सकता है कि बताइए शेड्यूल 6 किन किन राज्यों में अप्लीकेबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है, तो 5-10 क्वेश्चन तो यूं ही आपके सामने मतलब घुटना टेक देगा क्वेश्चन यूपीएससी का। क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपकी ठीक है, आप 2023 के क्वेश्चन को देखिए तो कुल मिलाकर के 8 से 10 क्वेश्चन से मैप बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और जिन बंदे की मैप ठीक है, वो आप समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा है, 10 कदम ज्यादा है, वो इन्हीं 10 मार्क्स 15 मार्क्स ज्यादा है आपके पास। अब देखिए, जिस बच्चे को पता हो रुहेलखंड क्या है, रुहेलखंड सच बताऊं मुझे, रुहेलखंड इतना पता है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स जब मास्टर्स में बनाया करता था कुछ बुक, तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के नाम से जो है उसमें क्वेश्चंस आते थे कि यहाँ के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मुझे इतना पता है रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस बेसिस पर उत्तर रुहेलखंड राज्य को मैं क्या कर दिया कि अहमद शाह दुरानी अधिकृत है। ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कहाँ बात कर रहा है कि क्या कहते हैं, उधर दक्षिण वाले राज्य की बात कर रहा है और एक तरफ उत्तर वाले की बात कर रहा है। तो आप 3 हटा सकते हैं। ये टेक्निक है, तरीका एग्जाम में समझने के लिए सही करने का तरीका है। चलते हम आगे। 3 हटा दीजिए, ये 3 हटा सकते हैं हम। 3 हटा सकते हैं, 2 होगा तो 2 होगा। अब एक देख लीजिए, हैदराबाद राज्य की आरकोट की निजामत का उदय हुआ। अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि हिस्ट्री में लिस्ट जाने की संभावना है, बट कई जगह क्या होता है कि आपको मैंने बता दिया ना, 100% आपका कोई तुक्का या जो ट्रिक्स टेक्निक या जो एलिमिनेशन गेस है, जो इंटेलिजेंट गेस वर्क है, काम नहीं करता। इसीलिए इस जगह आप देखेंगे काम नहीं करेगा और आपका 1-2 की संभावना जा सकती है। फिर भी मैं इतना तो करवा दिया ना, 50-50 तो आपके लाके खड़ा कर दिया, 50-50 लाके खड़ा कर दिया मैंने 3 हटा करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ क्या है? संस्था है। क्या है? इंस्टीट्यूट्स है। इंस्टीट्यूट्स है, और आपको पता है इंस्टीट्यूट्स जनरली क्या होता है? गलत होता है। तो इंस्टीट्यूट्स द्वारा, अब मान लिया जाए फर्स्ट आवर में ही आपने इसको कट कर दिया, एक गलत कर दिया, फिर भी मैंने क्या बोला है आपको? आप याद कीजिए मैंने क्या बोला है कि आपको एक गलती डी मारने से पहले कई बार क्या करना है? सोचना है। इसीलिए इसका आंसर क्या बनना बी, यानी एक गलती वो 2 सही होगा। चलो, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचो मत, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म है। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलो। 52 नंबर क्वेश्चन पे। अब 52 नंबर क्वेश्चन आपको सामने में दिख रहा है, क्या पाम ऑयल से क्वेश्चन है? यानी पाम ऑयल के एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तार का तेल के बारे में बात हो रही है। अब कहता है कि पाम ऑयल जो है वृक्ष जो है खास करके, ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या है? नेटिव के बारे में बात है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। देखते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि जहां पर एक्सट्रीम बॉर्ड हो उसको घेर लीजिए पहले। फिर कहता है कि पाम ऑयल लिपस्टिक और इत्र बनाने में कुछ उद्योगों में काम आता है। फिर मैं बता दिया हो बच्चे, ध्यान दो, कुछ
यानी कुछ जहां है वो तो सही होगा ही होगा, जहां इसका मतलब ऑप्शन 2 है वो सही है। अब कहते हैं पाम तेल का जो उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। कैन बी, मैंने क्या बोला था, कैन बी सही होता है, कैन बी में भी सही होता है। नहीं, ये और ये तो सही दिख रहा है मुझे, 2-3। अब इसका मतलब है भाई साहब कि 2-3 यानी ये और ये तो आंसर होगा, यानी ये दोनों कट जाएगा। मैंने 50-50 लाके खड़ा कर दिया आपको। आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। अब राम का नाम लेकर के जो मारना है मार दो, ठीक है? बी और डी में से जो देखना है तुमको देख लो। अब अगर आप कहोगे तो एक ट्रिक्स और मैं बता दूंगा। प्राकृतिक, 2023 में भी क्वेश्चंस में प्राकृतिक वर्ड से आया था, वो गलती रहता है। अगर ने कहा लिखा हुआ कि नेटिव है, गलत है। नेटिव नहीं है, वो सही है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, गलत है। यानी एक नहीं होगा भाई साहब, इसका मतलब बी फाइनल आंसर है। तो आप इस तरह से अगर पेपर को सॉल्व करते हैं, मैंने क्या बोला फिर से मैं बता देता हूं आपको। सब्जेक्ट, बताओ फिर से बताओ। ऑप्शन, देन जो खास करके इंपोर्टेंट जो खास कीवर्ड है, एक स्टीम बोर्ड या कीबोर्ड जो भी कहिए, या एक स्टीम बोर्ड जिसको कहते हैं, ये इस तरीके से बनाइए। आपका डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। आप टेस्ट दे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट में भी आप यूज कीजिए इसको। और वैसे भी टेस्ट में यूज करके ही जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में यूज नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं करेगा वैसे भी आप। इसीलिए उम्मीद कीजिए कि ज्यादातर टेस्ट में यूज कीजिए। अब यही क्वेश्चन देखिए, मैं आपको जिस पर लिख रहा हूँ 55 नंबर क्वेश्चन पे मैंने क्या बोला है, 5 में 3, 6 में 4 और 7 में 5, और 4 में क्या बोला है मैंने, 2 या 3। ठीक है? आप कहेंगे कि यहाँ सर 4 ऑप्शन है, 4 में क्या होना चाहिए, तो 2 ही की बात हो रही है, यानी 2 गलत होगा। 4 में 2, तो क्या किया जाए इसमें? कुछ नहीं करना है इसमें। या तो आता है तो सही है, नहीं तो स्किप कर दो, कुछ मत करो। यदि आ रही है आपको तो ठीक है। क्या कहता है, पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती है। तो पहली बात, पूर्वी घाट से निकले, आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि सुवर्ण रेखा झारखंड से निकलती है। झारखंड पूर्वी भाग का है ही नहीं भाग, झारखंड कहाँ है भाई साहब? ये पूर्वी भाग तो है ही नहीं 3, तो 3 तो होगा ही नहीं। पहले जहां जहां 3 है उसको हटा दो, 50-50 लाके खड़ा कर दिए। एक बात जानते हो मैं आंसर क्यों कर पा रहा हूं ऐसे? थोड़ी मेरी ज्योग्राफी ठीक है, और सिंपल देख के देखो कि अगर आपके पास नॉलेज अगर ना भी हो, सुवर्ण रेखा आपको झारखंड रिवर में दामोदर खास करके छोटा नागपुर के प्लेट्यू से निकलता है। छोटा नागपुर झारखंड में है, छोटा नागपुर पूर्वी घाट का भाग नहीं है। आप 50-50 तो चले गए इस तरीके से। अब 1-2 होगा, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। नागावली नागावली तो होगा, ठीक है। अब आपको देखना है 1 और 4, ये 4 में वंशधारा है, दूसरा एक ब्राह्मणी है। अब आपको पता है ब्राह्मणी भी ओडिशा में है, और ओडिशा में क्या कहते हैं, वंशधारा भी ओडिशा से निकलती है। तो क्या करेंगे आप, 2-4 मार दीजिए बी। एक और तरीका मैंने गौर किया है कि जब भी ए ऑप्शन होता है ना, तो ए ऑप्शन नहीं के बराबर रहता है मैक्सिमम का। तो ए छोड़ करके थोड़ा सा मारेंगे मारेंगे ना, तो ये भी मैं ये नहीं आपको चीजें को बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट ये तरीका हो सकता है कि ए ऑप्शन ना रहा हो, बी के बाद हो सकता है वो। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। अब आपको चलना है नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक सागर आयोग क्या है? वैश्विक सागर आयोग, फिर से कमीशन की बात आ गया, एक कमीशन आ गया, यानी कोई इंस्टीट्यूट आ गया। कहता अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय सी बेड की खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई लाइसेंस कोई और भी दे सकता है? मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है यूपीएससी आपके गेम माइंड के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है? गेम नहीं खेल सकता? बिल्कुल खेल सकता है। यहाँ पे कोई और हो सकता है संस्था की जगह पे। और आपने अभी तक देखा है कि जो खासकर संस्था है वो गलत रहता है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। भाई साहब देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जो चीज़ें जेन्यून है वो जेन्यून चीज़ बता रहा हूँ। आपको मानना हो या ना मानो वो अलग की बात है, बट मैंने जो गौर किया है, दिल पे पत्थर रख करके ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। आप करोगे तो भी सही, पास करोगे, नहीं करोगे तो भी वैसे भी फेल करना है। फेल तो दोनों कंडीशन में करना है। वैसे भी आपने सुना होगा कि यूपीएससी, कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा इस बार। ये कोई जरूर 100% श्योर कोई नहीं है, क्योंकि मैं कई ऐसे को जानता हूं जो यूपीएससी सिलेक्टेड है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईआरएमएस है, आईआरपीएस है, कई सारे पद पे हैं, और नेक्स्ट बार एग्जाम दिया, यानी 22 में रिजल्ट हुआ और 23 का प्रीलिम्स हुआ, नहीं हुआ उसका। कई ऐसे लोग आपने देखा सुना भी होगा, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर अपने खुले मंच से इन बातों को जिक्र किया है।
तो इसीलिए आपको दिल पर हाथ रख करके ही आपको टिक मारना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, चलो ये सर बताए हैं, संस्था गलती है। और इस मैं भी क्या बता रहा हूँ, मैं कोई मतलब कोई मुझे दैवीय शक्ति है क्या? या मुझे कोई स्वप्न आया था क्या कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा? नहीं। मैंने 25 साल के पेपर्स को रिसर्च किया, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। आप भी 25 साल के पेपर्स को रिसर्च करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे, तो आप भी कह सकते हैं कि नहीं सर बिल्कुल गलत होता है। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? साफ आम तौर पे देखेंगे, आयोग हो, संस्था हो, कैन बी हो, मे हो, कैन नॉट हो, वन ऑफ द हो, मस्ट हो, इन सब चीज़ों पे लीगली बाइंडिंग हो, डिफाइन हो, चीज़ों पे रिसर्च किया हुआ है, इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं भगवान हूँ या कोई भगवान रहता है कि आपको अपना अंतरजाल या कोई छू मंत्र देता है और आप सही कर लेते हैं। इसी तरीके से चलना होता है। आपको मारना पड़ेगा और चीज़ें को लेके चलना पड़ेगा। चलिए फिलहाल अपने प्रश्न की ओर। ठीक है? अब जब प्रश्न में देखेंगे तो एक गलती करेंगे, एक गलती करने के बाद ये कैंसल हो गया आपका। और आपका क्या हो रहा है? आंसर आपका आ गया बी, यानी 2 और 3। 2 और 3 फाइनल आंसर। चलिए सर आगे चलिए। आगे आप 61 नंबर चलिए। 61 नंबर। अब 61 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 61 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे पहले 5 ऑप्शन है। मैंने क्या बोला था? 5 में 3 मार के देखना। 5 में 3 पर जाना। अब 5 में 3 देखोगे तो पहले बात ए और बी हटा दो। यानी 50-50 फिर भी मैंने पहुंचा दिया आपको। जो मैं बता रहा हूँ वहीं पर चल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो 5 में 3 50-50 पहुंचा दिया, यानी कि इसमें जो 3 है ऑप्शन है, तीसरा तीसरा दोनों में सही है। यानी 3 जो है हर्बीवोरस वो सही होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है और ऑप्शन बन रहा है। देखो पढ़ के देखो आप। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के पौधे होते हैं। ठीक है? किंतु वृक्ष क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते और ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखो सबसे पहली बात, क्या ऐसी सिचुएशंस वहां पे है, क्या ऐसा कंडीशंस वहां पे है कि वहां सवाना के क्षेत्र में वहां पे इस तरीके से डेवलप नहीं होने देते हैं? सबसे पहली बात, आप जो समझ पा रहे होंगे, जो एक आग की समस्या आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से खास तौर पे ज्योग्राफी वाले में लिखा होगा कि सवाना के क्षेत्र में जो आग लगने की समस्या है वो जनरली रहता है। इसी कारण से क्या होता है वहां पे कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष आपको नहीं के बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? वृक्ष छोड़, कोई वृक्ष नहीं होते हैं। तो आग एक होगा, दो होगा। और ये दूसरी बात, ये पीवाईक्यू का एनालिसिस भी, इससे पहले भी आप पीवाईक्यू में स्पष्ट रूप से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? तो अब देखिए दो हो गया। अब इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि दो जहां होगा, दो तीन जहां होगा वो मेरा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन आ गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? चीजें इसी तरीके से चलता है। एक तो मैंने 5-3 का बताया और एक मैंने बताया थोड़ा सा नॉलेज लगाने वाला। आपके सामने में आंसर है। चलो बाबू चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने दिख रहा है मोरिंगा। ये देखो मोरिंगा मतलब क्या होता है? सहजन वृक्ष होता है। पहली बात, अगर आप यहाँ से कई खासकर उत्तर बिहार में देखेंगे, उत्तर बिहार बिहार कहते हैं, उत्तर नॉर्थ इंडिया में, कि सहजन जो खास तौर पे सहजन की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है? तो सब्जी बनाने में काम आता है इसका। और सब्जी खाना भी चाहिए, बहुत स्वादिष्ट होता है इसका। ठीक है? और यहाँ देखिए कि जो आपने जो अगर देखा होगा तो आप समझते होंगे ये फलीदार क्या है? ये एवरग्रीन। अब यहाँ पर समझना है आपको कि सदापर्णी वृक्ष है, सदापर्णी है या पर्णपाती है। जब आप खास तौर पे, मैंने खुद देखा हुआ है, ये सदापर्णी यानी एवरग्रीन नहीं है, ये पर्णपाती है। क्या है? पर्णपाती। क्योंकि मैंने देखा हुआ है इसका साजन क्या, कि सारे पत्ते क्या करता है? गिरा देता है। सारे पत्ते गिरा दे, पर्णपाती। एक तो गलत हो गया आपका। क्या हो गया? एक का गलत हो गया। अब हम चलते हैं कि फिर मैंने क्या बोला था स्थानिक के बारे में ना, स्थानिक देखो गलत है। चीजें समझना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये गलत करो, जो ट्रिक्स टेक्निक है उस पर काम करो, समझो। 2 नंबर गलती करने की कोशिश करो यहाँ पे। 5 में पहला, तो पहले मैंने बोला 5 में 3, 5 में 3। अब 5 में 3 का मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी आंसर 50-50। भाई साहब क्या चाहिए और बताओ? इतना, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि हर क्वेश्चन में 50-50 मैं पहुंचा दे रहा हूँ और थोड़ा सा नॉलेज भी बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। 2 गलती करो, 2 गलती करने से क्या हो गया? 2 अभी भी आंसर नहीं आएगा आपका। एक सही होने की संभावना, एक गलती है, एक गलती नहीं होने से आ गया आंसर 3 4 5। अब कहोगे कि सर कुछ और बताइए इसमें।
अब 5 नंबर पर हो, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। कैन बी, क्या है? कैन बी, संभव है, होता है। तो देखो, चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आप भी समझ पा रहे हो कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या समझना चाह रहे हो। 5 कैन बी जनरली सही होता है, 5 सही है। इसमें 5 है, इसमें नहीं 5 है, वैसे भी आपका आंसर क्या हो गया? आ गया। यही चीज़ है बाबू, समझना बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी समझने की चीज़ है। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन। आप समझेंगे नहीं, यूँ ही आपका अटेम्प्ट सारे चले जाएँगे, पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या मेरे साथ हुआ था, ठीक है? इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है आपको। चलिए देखिए, 70 नंबर क्या कहता है? ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है? कहता है एडिनो वायरस में एकल तंतु, डीएनए संजीन, जीनोम, देखिए क्या लिखा हुआ है। मतलब एकदम से लेवल का, हिंदी का जो लेवल है ना, यूपीएससी का, जीनोम होते हैं जबकि, यहाँ जबकि काउंट करो। रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं। फिर कहता है कभी-कभी समटाइम्स जो होता है सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स, अब याद करो उस समय का। इससे पहले मैंने बता दिया जहाँ पर जबकि लगा था और कभी-कभी लगा था। मैंने क्या बोला था? कभी-कभी और जबकि लगा हुआ है, उसको सही करो, और जबकि और केवल लगा हो गलत करो। इससे पहले अगर नहीं आपने देखा तो वीडियो बैक करो और जाके देखो क्वेश्चन को, इतिहास वाला क्वेश्चन था। 2 सही है। कभी-कभी लगा है, कैन बी समटाइम्स सही होता है, और ये जबकि गलत लगा हुआ है। यहाँ 2 की जगह कुछ एक होगा, स्वैप किया हुआ है, स्वैप किया हुआ है। तो चीज़ों को समझो कि क्या मैंने बोला? फिर से देखो, जबकि प्लस केवल, ये गलत होगा। जबकि प्लस कैन या सम सही होगा। 2 के साथ चलो ठीक है, आंसर फाइनल आ गया, ठीक है? तो ये बाबू इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है और ना ही इसका कोई तोड़ है। आप नहीं करेंगे तो ऑलरेडी आप पीछे चले जाएँगे। 78 नंबर क्वेश्चन दे लीजिए, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री या किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। पूर्णतः यानी सॉलिडली, यानी पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये आपको नहीं लग रहा है कि एक्सट्रीम वर्ड है? बिल्कुल, ठीक है? ये गलत कीजिए आप। एक गलत करेंगे, मैंने अगेन बोला है कि डी मारने से पहले 14 बार सोचना। यानी ना तो एक, ना तो नन ऑफ दीज़ मारने से पहले सोचना। एक गलत करो, एक सही करो। अरे यार क्यों मारना डी? पहले समझो तो सही, डी क्यों मारोगे? कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, 2 मार के चलो। क्यों? क्योंकि डी कितना मारा? 10 क्वेश्चन में 2 आ गया। ठीक है? तो काउंट करना कि कितना 10 में टोटल 100 क्वेश्चन में कितने डी लगा है। आपने अभी तक कितने डी मारा है आंसर? ठीक है? तो यही चीज़ समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए एक गलत है तो एक सही होने की संभावना है। 2023 वाले क्वेश्चन में देखो, असर्शन रीजन में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 में, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ? एक गलत है और एक ऑलरेडी सही हो गया। या जो भी इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। 23 में भी कोई खास तो नहीं है। ठीक है? इसी तरीके से चलो आगे चलो। अब 82 नंबर क्वेश्चन चलिए। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि न्यायिक हिरासत और पॉलिटी का क्वेश्चन है, और का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। अब देखो, जब भी कोई चीज़ देखना कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस स्टेशन, समझना, जुडिशियल मतलब न्यायिक होगा, न्यायिक पालिका आएगा, ठीक है? न्यायिक सिस्टम आएगा, यानी जज आएगा। पुलिस स्टेशन में पुलिस आएगा, समझो। अगर मान लो कोई व्यक्ति को अगर न्यायपालिका के अंतर्गत आ गया, उसको सज़ा देने का, और आपको पता है सज़ा देने का पुलिस का काम नहीं है, न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका जब इंटरवीन कर गया तो फिर क्या लिखा है कि इसका अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ये तो पहला ही गलत हो गया ना। जब न्यायिक हिरासत में है तो उसको आप पुलिस हवालात में क्यों रखेंगे? उसको जेल में रखिए और जेल से निकाल, जो भी करना है कीजिए आप। ठीक है? तो यही चीज़ है, यहाँ पर आंसर स्वैप कर दिया था, ठीक है? इसी कारण से आंसर एक गलत हो गया, 2 सही हो गया, ठीक है?
यहाँ लिखा भी है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले की प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी चीज़ पूछताछ करनी हो पुलिस को, तो न्यायालय से पूछना पड़ेगा, जज से पूछना पड़ेगा कि हम करें या ना करें। ठीक है? चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, कोई भी मान लो मतलब क्या कहते हैं प्रिजनर है और वो अपना बेस देता है, आधार देता है, तो एक ऐसे कैदी को पैरोल, आपने पैरोल और फरलो का नाम सुना होगा जरूर। पैरोल मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला है। पहली बात है, पैरोल जो होता है वो अधिकार है ही नहीं, अधिकार है ही नहीं। ठीक है, मना नहीं कर सकता, क्या नोट लगा है, यहाँ मना नहीं कर सकता, क्या नोट लगा है, वैसे भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी जो जेल होता है, जेल राज्य का विषय है। क्या है? जेल किसका विषय है? राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। तो ऑलरेडी इसका अपना दो सही है, तो आंसर यहाँ दो हो गया। ठीक है, आगे चलिए। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है समझिए। कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में केवल लगा है, डायरेक्ट सोचो, यहाँ केवल लगा है, यहाँ क्या क्या लगा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इसे वंचित नहीं किया सकता। क्या ऐसा है क्या? जब नागरिकता हटाने का तो कई सारा रीजन है, आप यहाँ से देश छोड़ दीजिए, नागरिकता ऑलरेडी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या नोट लगा है, नहीं लगा हुआ है, तो तीन गलत है। तीन गलत होने से क्या हो गया आपका आंसर? तीन जब गलत हो गया आपका, तो ऑलरेडी क्या हो गया आंसर? चीज़ें ये भी कैंसिल हो गया, या तो एक होगा या तो दो होगा। अब एक बात और, इससे पहले जो शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें ध्यान कीजिए मैंने क्या बोला था कि जहां पर दो केबल लगा हो, तो वहां पर कोई एक, दोनों सही नहीं होगा, दोनों गलत नहीं होगा, कोई एक सही होगा एक गलत होगा। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा, 50-50 तो मैंने पहुंचा दिया आपको, इतना तो मैं सहयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो व्यक्ति जन्म से अधिकार नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। क्या राष्ट्राध्यक्ष मतलब क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति हमारे देश में अदर जगह के लोग भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा हमारे देश का नागरिकता होनी चाहिए सिर्फ उसको। प्रधानमंत्री के लिए ये नियम है, राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं है। तो ऑलरेडी ये गलत हो गया, एक आंसर सही है आपका। ठीक है, तो आंसर आ गया ये। आगे चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत रत्न के बारे में है। जनरली देखिए, सबसे पहली बात, यूपीएससी जो है ना, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। लेकिन हाल में देखा गया कि ये क्वेश्चन उठा के दे रहा है, 2023 वाले में भी दे दिया था स्पोर्ट से, और 2021 में भी दे दिया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन के लिए आप कितना समुद्र उपसने के लिए जाएंगे आप लोग। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत रत्न और पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि है। सबसे पहली बात तो 18 में ही लिखा हुआ उपाधि का अंत, तो उपाधि हो ही नहीं सकता। पहले बात क्या लिखा है? उपाधि का अंत लिखा हुआ है, उपाधि का अंत लिखा हुआ है, तो एक तो होगा नहीं। सिंपल, आपको फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा है तो आप यहां से कर ले जाएंगे। एक गलत हो गया आपका। ठीक है, आपका क्या हो गया? हाँ देखो, गौर करो, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्या है? यहाँ नहीं, यानी एक जहां जहां होगा आंसर वही होगा। तो ये कैंसिल करो। ठीक है, तो आंसर ये नहीं, दो नहीं होगा, एक जहां है वहां होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओनली लगा है। 1954 की में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। कि किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 है। पहली बात, अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 5 नहीं बल्कि 3 दिया जाता है। कितना है? 3। ये भी गलत हो गया आपका। यानी कहने का मतलब क्या है, डी ऑप्शन जो है गलत है, यानी 1 2 3 तीनों का तीनों गलत है आप। ठीक है, और ये एक बार क्या, कई बार जो है सस्पेंड किया गया है, खासकर ईयर में नहीं देना है, इसमें देना है। तो आंसर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नहीं देख रहे हैं। हाँ, गौर करना कि इस तरीके से क्वेश्चन में अगर नहीं लगा हो तो नहीं पर जरूर गौर करना, क्योंकि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने जो आज के सेशन के एंडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट के, आज के 100 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आज का सेशन का 100 लास्ट क्वेश्चन
ये भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ठीक है? उस साल ये हुआ था, इसी कारण से। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप, मुझे नहीं मालूम इसका क्या होना चाहिए, बट मैं देखता हूँ, ये लिखा हुआ है कि अंतिम दौर में पहुँचने वाली टीमों का निर्धारण जो है, उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पे किया जाता है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से भी ऊपर था, क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। अब यहाँ पर कंपेयर की बात हो रही, तुलना की बात कर रहा है, ठीक है? बट मैं कहूँगा कि अगर नहीं आता तो सीधी सी बात भाई साहब, स्किप करके चलो, क्योंकि लाइफ में स्किप करना भी सीखो। क्योंकि स्किप करना नहीं सीखोगे तो ऑलरेडी आप जीवन में क्या करोगे, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने वाले नहीं हो, और नहीं करोगे अटेम्प्ट तो ऑलरेडी भी क्या होगा आपका, चीज़ें बहुत कुछ इधर-उधर हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए लाइफ में स्किप करना सीखो। आज मैंने आपके साथ क्या किया, 100 के 100 क्वेश्चन का 2023 21 नंबर 21 का क्या किया, ज़िक्र किया है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2023 आपका हो चुका है, 2022 हो चुका है, 2021 मैंने करवा दिया है, और इसी के साथ उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास न्यू पैटर्न के माध्यम से अगर देखते चलेंगे, तो आपके पास क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप यूँ ही, आप एक बात और क्या करना, मुझे ज़रूर बताना कि कुल मिला के आज कितने क्वेश्चन्स आपके इस तरीके से मैंने करवाया आपको, ठीक है? जिससे कि लगे कि हाँ, आपके अगर 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर आपको इस तरीके से बन रहा है, तो दी बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इत्मीनान से चलिए। 2070 तक हम लोग बनाएँगे, देखेंगे 6, 8, 7 साल में क्या आपके पास जो एमसीक्यू जो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वो आपका काम आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जितने भी तरीके से हम, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स आपको बढ़ाना है, साहब कोई जोर नहीं है इसका, ना ही कोई तोड़ है। आपको अंततः मार्क्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई चारा भी नहीं है ना, क्या कर लेंगे आप? कोई चारा तो नहीं है हमारे पास। आपको अंततः वही चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है, जानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और हमारा आप जानते ही हैं कि ओनली प्रीलिम्स मेंटरशिप इसी तरीके से चलता है कि आपके अंदर एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो तरीका है, प्रीलिम्स को जो पार करने का तरीका है, क्रैक करने का जो तरीका है, इसी माध्यम से हम करवाते हैं। यूपीएससी, सीएसई देखते हैं 2024, इसी तरीके से मेरा चल रहा है, ठीक है? तो इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? तो अब हम कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? चलिए आज के इस सेशन को इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, ठीक है? और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर लीजिए। धन्यवाद।